वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आज की ये वीडियो ना तो कोई करंट अफेयर्स स्पेशल की वीडियो है और ना ही करंट अफेयर्स की वीडियो है और ना ही कोई क्विज की वीडियो है। और किसी पर्सन की बात भी हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। तो हम यहाँ किस बारे में बात करने वाले हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश अधिकार था, ब्रिटिश आधिपत्य था भारत के ऊपर, उस समय धन की निकासी का जो कॉन्सेप्ट था ये क्या था। साथ ही देखेंगे कि पुलिस में जो भी चेंजेस हुए या फिर पुलिस के लिए जो भी नियम या जो भी एक्ट लाए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा वो किस तरह के थे, पुलिस व्यवस्था कैसी थी, सिविल सेवा की क्या स्थिति थी, क्या व्यवस्था थी, न्यायिक व्यवस्था किस तरह की थी, तो ब्रिटिश शासन में भारत में क्या स्थिति थी, सभी चीज़ों की, इन चीज़ों के बारे में हम मेनली देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, एंड तक इसको देखिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर होने वाले हैं। और क्विज तो आप करते ही हैं, तो इसीलिए क्वेश्चंस नहीं हम यहाँ पर करेंगे, क्वेश्चंस आप क्विज में ट्राई कीजिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर उनको क्वेश्चंस में ट्राई कीजिए। तो ये एक बेटर अप्रोच होगी कोई भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए एक सही तरीके से। ठीक है, तो ज़रूर एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का वो है धन की निकासी। हम इसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है, स्रोत क्या क्या होते हैं धन की निकासी के, प्रक्रिया क्या रही और इसके फाइनली परिणाम क्या रहे। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान ये सब हम देखने वाले हैं आज, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए धन की निकासी का अर्थ क्या है। तो भारतीय धन संपत्ति का ब्रिटेन जाना और उसके बदले भारतीयों को कोई भौतिक लाभ न मिलना धन की निकासी है। धन की निकासी मतलब धन का बाहर जाना, सामान्य सा अर्थ है। ठीक है, और जब हम इसे लिखना हो, हमें इसे एक डेफिनेशन के रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, भारतीय धन संपत्ति का ब्रिटेन में जाना, क्योंकि हम ब्रिटिश आधिपत्य जब था भारत पर, ब्रिटिश शासन के समय की बात कर रहे हैं। तो भारतीय धन संपत्ति का ब्रिटेन जाना और उसके बदले भारतीयों को कोई भौतिक लाभ न मिलना, ये होता है धन की निकासी। इसे बोला गया धन की निकासी, ये है इसका अर्थ। अब सबसे पहले इसकी बात कब की गई, तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867 में धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हिस्ट्री के, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही 1867 में धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में धन निकासी सिद्धांत को स्वीकार किया। ठीक है, इसका जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था काफ़ी पहले कर दिया गया था, फिर कांग्रेस के द्वारा 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया कि हाँ, ब्रिटिश जो है ऐसा कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स इस तरह की प्रक्रिया करते हैं भारतीयों के साथ में, और इसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध का एक बिंदु बनाया। जो हम ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे थे उसका एक आधार धन निकासी भी बना कि भारतीयों का धन बाहर जाता है, जिससे लाभ सिर्फ ब्रिटिशर्स को होता है, भारतीयों को कोई भौतिक लाभ नहीं मिलता। तो ये जो पॉइंट है ये भी एक आधार बना साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध में। ठीक है, फिर आगे आप देखते हैं स्रोत क्या होते हैं धन निकासी के। तो दो स्रोत थे, कंपनी के अधिकारियों के वेतन भत्ते और शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभांश। जो भी कंपनी के अधिकारियों को वेतन दिया जाता था, भत्ते दिए जाते थे, और शेयर धारकों को जो भी लाभांश दिया जाता था वो भारतीय रुपए से दिया जाता था। और अधिकारी कहाँ के होते थे, वो होते थे अंग्रेज। ठीक है, तो ये धन की निकासी हुई, इससे भारतीयों को कोई लाभ हुआ नहीं, क्योंकि वो अधिकारी काम किसके लिए करते थे, ब्रिटिशर्स के लिए। उन्हें सैलरी कहाँ से दी जाती थी, भारत के पैसे से। फिर दूसरा स्रोत देखें तो भारतीय सार्वजनिक ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज। जो भी भारतीय सार्वजनिक ऋण पर जो भी ब्याज दिया जाता था वो भी भारतीय पैसे से दिया जाता था। ठीक है, और ये तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि नहीं, इससे तो फ़ायदा हुआ, ऋण पर ब्याज दे रहे हैं, मतलब ऋण तो हमें मिला है ना, वो भौतिक लाभ हुआ। लेकिन नहीं, भौतिक लाभ वो किसको हुआ, ब्रिटिशर्स को। ऋण जो लिया गया भारत के नाम पर लिया गया, सार्वजनिक ऋण, लेकिन वो भारत के लिए यूज़ नहीं किया गया, भारत के लोगों के लिए यूज़ नहीं किया गया। ठीक है, तो वो भी भारत का पैसा उसमें गया, लेकिन वापस रिटर्न में भारत को कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए ये भी धन निकासी का एक स्रोत है। फिर हम देखते हैं ब्रिटिश द्वारा व्यापार, उद्योग और बागानों में लगाई गई निजी पूंजी की आय। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्रोत था धन निकासी के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो रेलवे के संदर्भ में दी गई लाभांश की गारंटी की धनराशि, साथ ही रेलवे के विकास के लिए लिए गए कर्ज और उस पर दिया गया ब्याज भी धन की निकासी का स्रोत है। रेलवे हम सभी को पता है कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, भारतीयों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली, लेकिन उसका जो उद्देश्य था रेलवे स्थापित करने का, उद्देश्य बिल्कुल पूरी तरह से
ब्रिटिशर्स को सर्व करता था। ठीक है, तो फ़ायदे के लिए रेलवे किसके फ़ायदे के लिए थी? ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए शुरू की गई थी। उन्हीं का फ़ायदा भी होता था, व्यापार वाणिज्य में, उद्योग में, इन सभी में आसानी हुई थी। जो व्यापार होता था, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इसमें काफ़ी आसानी हुई थी। लेकिन उस पर जो भी ऋण था, उस पर जो भी खर्च किया जाता था, धनराशि खर्च की जाती थी, वो सभी भारतीय रुपये को उसके लिए खर्च किया जाता था, जबकि लाभ पूरा ब्रिटिशर्स को जाता था। फिर नेक्स्ट स्रोत हम देखते हैं धन की निकासी का। तो बहुमूल्य धातुओं के खनन और खनिज पदार्थों जैसे सोना, चांदी, तांबा, टिन आदि के माध्यम से अर्जित किया गया धन। जो भी खनन और खनिज पदार्थ जो भी मिलते थे, जो भी प्राप्त होते थे, जो भी खनन किया जाता था, वो किसे जाता था? सीधा ब्रिटिशर्स को। ठीक है, क्योंकि उनका शासन था, उनका आधिपत्य था, तो वो भी भारतीयों का कोई अधिकार नहीं था उसके ऊपर, तो वो भी डायरेक्ट उनके पास ही जाता था। तो ये भी धन निकासी का एक स्रोत था। फिर हम देखते हैं तो 1858 के बाद ब्रिटेन में निर्मित भारत सचिव और उसके परिषद का खर्च धन की निकासी का स्रोत बना। साथ ही धन की निकासी के लिए गृह व्यय भी एक प्रमुख स्रोत बना। यानी कि यहाँ पर जो भी ब्रिटिशर्स रहते थे, उन सभी का खर्च कहाँ से चलेगा? भारतीय पैसे से। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जब आए थे ब्रिटिशर्स, तो उनका ऐसा था कि वो आते थे लेकिन अपने खर्चे पर यहाँ पर रहते थे। बाद में उन्होंने क्या करना शुरू किया कि यहाँ पर रहते हैं लेकिन यहीं के खर्चे से रहते हैं, भारत के पैसे को यूज़ करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। इसके तहत इंग्लैंड में भारत के लिए की जाने वाली सैन्य सामग्री की खरीद और इंग्लैंड द्वारा किए जाने वाले सैन्य अभियानों का वह व्यय जिसे भारतीय राजस्व पर आरोपित किया गया, साथ ही लंदन में भारतीय धन से निर्मित एक सुरक्षित कोष जिसका लाभ इंग्लैंड ने तो उठाया, किंतु भारतीयों को इस पर कोई ब्याज नहीं मिला। तो ये भी किया गया था, एक सुरक्षित कोष बनाया गया था जो कि भारतीय धन से निर्मित था, और कोष कहाँ था? लंदन में। तो यूज़ कौन करेगा उसको? पैसा उसमें सारा भारतीय है, लेकिन यूज़ सारे लंदन के लोग करने वाले हैं क्योंकि वो कोष लंदन में है। ठीक है, तो ये भी एक धन निकासी का स्रोत था। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो इसी तरह भारत के कारण इंग्लैंड में किए जाने वाले नागरिक और सैनिक खर्च व्यय भी गृह व्यय में शामिल थे। हमने देखा ना, एक गृह व्यय की एक अवधारणा शुरू कर दी गई थी। तो इसमें जो भी इंग्लैंड में जो भी नागरिक और सैनिक खर्च किए जाते थे, वो भी सब भारतीय पैसे से ही किए जाते थे। 1857 के विद्रोह का दमन करने में किए गए व्यय को भी भारतीय राज्य पर आरोपित किया गया। इसी तरह अफगानिस्तान और चीन के बक्सर युद्ध तथा विश्व युद्ध में भारत के सैनिकों को ब्रिटिश ने शामिल किया और इसका खर्च भारतीय राजस्व पर डाला, जो धन की निकासी है। तो हमने देखा कि जो भी कुछ उन्होंने किया वो सबका खर्च कहाँ से लिया गया? भारतीयों से लिया गया। तो ये सभी स्रोत थे धन की निकासी के। अभी हम देखते हैं कि प्रक्रिया क्या रही धन की निकासी के लिए। तो प्रक्रिया कुछ इस तरह से रही कि प्लासी युद्ध में विजय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा बंगाल की लूट अर्थात धन निकासी आरंभ हुई। बंगाल के कठपुतली नवाबों से समय समय पर प्राप्त की गई धनराशि धन की निकासी थी। सबसे पहले हम देखते हैं धन की निकासी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो प्लासी युद्ध के बाद जो बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय हुई थी, वहाँ से अंग्रेज़ों की लूट शुरू हो गई थी। भारत को उन्होंने लूटना शुरू कर दिया था और वहीं से जो भी खर्चे थे बंगाल से, वो खर्चे शुरू कर दिए गए, क्योंकि बंगाल में तो एक कठपुतली नवाब बिठा दिया गया था अंग्रेज़ों को द्वारा, क्योंकि युद्ध में जीत हुई थी। तो अब नवाब उन्हीं का होगा, उनके मर्जी से चलेगा, क्योंकि कठपुतली नवाब था। तो उसी से समय समय पर धनराशि प्राप्त करते थे। तो यहाँ से हम शुरुआत देखते हैं धन की निकासी की। इसी तरह 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल के दीवानी अधिकार प्राप्त कर अंग्रेज़ों ने निवेश के माध्यम से धन की निकासी की। ठीक है, हमने देखा ना 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। उसके माध्यम से क्या हुआ था कि बंगाल के दीवानी का अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गया था। दीवानी का अधिकार मिल गया मतलब पैसों का जो कंट्रोल है उनके ऊपर आ गया। दरअसल बंगाल के राजस्व से वस्तुओं की खरीद कर उसका यूरोप में निर्यात कर अंग्रेज़ों ने मुनाफा कमाया। मतलब राजस्व लेते थे, दीवानी अधिकार मिल जाना मतलब कि राजस्व जो पहले राजा या फिर नवाब प्राप्त करता था, वो अब अंग्रेज़ों ने लेना शुरू कर दिया। राजस्व इकट्ठा करना, राजस्व जमा करना। राजस्व से जो भी कमाई हुई उससे मतलब लोगों से ही राजस्व जमा किया, बंगाल के लोगों से। फिर उन्हीं पैसों से, लोगों के पैसों से ही लोगों से वस्तुएं खरीदी और उन्हें फिर यूरोप में निर्यात किया। मतलब हमारे ही पैसों से हमसे ही चीज़ें खरीदी और फिर यूरोप में उसका निर्यात किया। तो उनका कुछ खर्चा नहीं हुआ, उन्हें लाभ हुआ और हमें कुछ भौतिक लाभ नहीं हुआ। तो ये हम धन की निकासी का कुछ शुरुआती पॉइंट देखते हैं। प्रक्रिया कुछ इस तरह से उनकी रही।
फिर आगे रेलवे के मामले में देखें तो इसी तरह रेलवे भी धन की निकासी की प्रक्रिया को तीव्र करती रही। वस्तुतः रेलवे ने भारत से कच्चे माल की निकासी में अपनी भूमिका निभाई। हम देखते हैं दीवानी अधिकार मिलने के बाद जो था कि पैसे राजस्व प्राप्त करते थे, उससे पैसा कमा के सामान खरीद के फिर उसको भेजते थे। रेलवे के जरिए उन्होंने ज़्यादातर कच्चे माल की निकासी में अपनी भूमिका निभाई, ठीक है। और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजारों में विस्तारित कर धन की निकासी की। तो इस तरह से भी कि कच्चा माल रेलवे के जरिए वो वहाँ पर बेचते थे, ब्रिटेन में लेकर जाते थे, फिर निर्मित माल लेकर आते थे वापस और वो हमें बेचते थे। मतलब हमारे ही कच्चे माल से बनाई गई चीज़ हमें ही फिर पैसों में बेच रहे हैं। तो ये भी कुछ प्रक्रिया उनकी रही। फिर आगे अब देखते हैं धन निकासी का परिणाम क्या। हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि हम धन निकासी के अर्थ को देखने वाले हैं, स्रोत को देखने वाले हैं और प्रक्रिया को और परिणाम को। तो फाइनल परिणाम देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था धन निकासी के कारण कमजोर और पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई। वस्तुतः अत्यधिक भू राजस्व वसूल कर उसे विभिन्न माध्यम से इंग्लैंड भेजा गया, अतः भारत में गरीबी और ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई। परिणाम हम बहुत अगर कैजुअल देखें ना, बहुत नॉर्मली भी हम थोड़ा सा आकलन करें चीज़ों का कि क्या क्या प्रक्रिया रही और क्या क्या किया अंग्रेज़ों ने, तो हम उससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि भारत में गरीबी जो हम देखते हैं, ऋणग्रस्तता देखते हैं जो बढ़ा, उसका कारण यही था कि उन्होंने सिर्फ लाभ कमाया, भारत के बारे में नहीं सोचा, हमारे बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपना लाभ कमाया। लोगों की क्रय शक्ति कम हुई और अकाल की स्थिति पैदा हुई। तो ये सभी परिणाम थे। इसके अलावा और भी बहुत से परिणाम निकले, जैसे कि राष्ट्रीय सरकारी आय जो थी उसका 75% से अधिक भाग गांव और कृषक वर्ग से प्राप्त होता था और इस राजस्व का नगण्य भाग गांव पर खर्च किया जाता था। मतलब राजस्व लिया जाता था गांव से, लेकिन उसका खर्च गांव पर नहीं किया जाता था। वस्तुतः खर्च का बड़ा भाग प्रशासन, प्रतिरक्षा और शांति व्यवस्था से संबंधित था, जो शहरों में खर्च होता था। और शहरों में कौन रहते थे? ब्रिटिशर्स रहते थे। तो किसके ऊपर खर्च किया जाता था? ब्रिटिशर्स के ऊपर ही। इस तरह गांव से लेकर शहरों में खर्च किया जाता था और इस माध्यम से इंग्लैंड की औद्योगिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। इस तरह भारत के गांव की निर्धनता में वृद्धि होती रही। चूंकि भारत गांव में बसता था, अतः गांव के निर्धनीकरण से भारत का निर्धनीकरण हुआ। शहरों की संख्या बहुत कम थी, शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। गांव, हम आज भी देखते हैं कि भारत को गांव का देश कहा जाता है। तो इसीलिए जब गांव की हालत खराब होगी, मतलब भारत की जो रीढ़ है वही हिल गई। धन की निकासी ने भारत में पूंजी का अभाव पैदा किया, फलतः औद्योगिक विकास अवरुद्ध हुआ। ठीक है, औद्योगिक विकास रुक गया क्योंकि धन की निकासी हुई तो भारत में धन की कमी पड़ गई, पूंजी का अभाव हो गया। तो उस वजह से औद्योगिक विकास कब होगा? जब उसमें पूंजी लगाई जाएगी। पूंजी नहीं होगी तो लगाएंगे कैसे? धन निकासी ने ब्रिटेन के औद्योगिकरण को प्रेरित किया, इससे ब्रिटेन की समृद्धि बढ़ी। ब्रिटेन में पूंजी पहुंची ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, तो बिना किसी खर्चे के उनके पास बस पैसा जा रहा है, तो उनके यहाँ तो ऐसा होगा ना कि औद्योगिकरण प्रेरित हुआ बहुत ज़्यादा और ब्रिटेन काफ़ी समृद्ध हुआ। फिर आगे देखें तो उदारवादी कांग्रेसी नेताओं द्वारा धन निकासी सिद्धांतों को प्रतिपादित करने से ब्रिटिश का शोषणकारी चेहरा उजागर हुआ। फलतः भारतीय बुद्धिजीवियों को ब्रिटिश द्वारा भारत के शुभ चिंतक होने का दावा एक धोखा नजर आया। फिर क्या हुआ? आज फिर वही चीज़ मैं रिपीट करूंगी। आईएनसी में हमने देखा था उदारवादी और उग्रवादी बारे में, है ना। तो उदारवादी जो नेता थे, उन्हें वो क्या मानते थे कि ब्रिटिशर जो हैं ये न्यायप्रिय हैं, बहुत ज़्यादा गलत नहीं करेंगे, अपना फ़ायदा देखेंगे तो हमारे बारे में भी भला सोचेंगे। लेकिन जब ये सभी चीज़ें देखी उदारवादियों ने तो उनका भी मोह भंग हुआ और उनको भी ये लगा कि सिर्फ अपना फ़ायदा करने के लिए आए हैं। और वो जो बातें बनाते हैं ना कि हम भारत का भला करने के लिए आए हैं, भारत के शुभ चिंतक हैं, हम यहाँ के लोगों को आधुनिक बनाना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को सभ्य बनाना चाहते हैं, ये जो वो कुछ उनके दावे थे, ये सभी फिर झूठे नज़र आने लगे। आगे देखें तो इसी क्रम में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विरोध शुरू हुआ और राष्ट्रवादी भावनाएं तीव्र हुईं। तो इसी का एक परिणाम ये था, धन निकासी का परिणाम, कि राष्ट्रवादी भावनाएं जो थी वो तेज हुईं। इन्हीं संदर्भों में कहा जाता है कि राष्ट्रवाद अपने आरंभिक स्वरूप में आर्थिक स्वरूप लिए हुए था। मतलब राष्ट्रवाद की जब शुरुआत हुई ना, तो पहले देश प्रेम की भावना, आज़ादी की भावना, राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक स्वायत्ता, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी। उस टाइम पर जब शुरू हुआ था तब इम्पॉर्टेंट था कि हमें आर्थिक जो शोषण किया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उससे मुक्ति चाहिए। तो तभी कहा जाता है कि आरंभिक स्वरूप जो था राष्ट्रवाद का वो आर्थिक था। ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो गया हमारा धन निकासी का कॉन्सेप्ट। अभी मुझे लगता है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर आपका हो गया है और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। एक एक पॉइंट हमने अलग अलग स्लाइड्स में अच्छे से सेपरेट करके समझा है। हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो है ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ।
ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ 3 आधार पर इनको हम देखेंगे, सिविल सेवा, पुलिस या फिर सैन्य सेवा, और तीसरी न्यायिक सेवा। इन तीनों चीज़ों को देखेंगे, उस समय पर क्या नीतियाँ थी, क्या व्यवस्था थी, उन्होंने किस तरह से प्रभाव डाला, तो ये सब के बारे में हम देखने वाले हैं। ब्रिटिश शासनकाल में किस तरह से था ये पूरा। सिविल सेवा के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी आप यहाँ देख रहे होंगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। कब? 1863 और 64 के वर्ष में। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सिविल सेवा के बारे में हम देखेंगे। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों में सिविल सेवा की पृष्ठभूमि क्या थी? तो बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण के पश्चात धीरे धीरे अन्य भारतीय क्षेत्रों पर भी ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ। अतः औपनिवेशिक हितों की पूर्ति और भारतीय क्षेत्र पर पर्याप्त नियंत्रण के लिए एक सुदृढ़ प्रशासन की जरूरत थी, जिसके माध्यम से भारतीय राजस्व को सुगमता से प्राप्त किया जा सकता था। ठीक है, तो ये थोड़ी पृष्ठभूमि थी कि क्यों सिविल सेवा की शुरुआत भारत में हुई। क्योंकि राजनीतिक नियंत्रण के लिए ऐसे लोग चाहिए थे जो काम कर सकें, उनके ऑर्डर को मान सकें। ठीक है, और हर एक इंसान जो यहाँ पर काम करने के लिए लाया जाएगा उसे ब्रिटेन से ही लेकर आए, ये पॉसिबल नहीं था, ये थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसीलिए ऐसी कोशिश की गई कि एक सुदृढ़ प्रशासन का निर्माण किया जाए ताकि जो काम है पूरा ठीक से चल सके और केंद्रीकृत रूप से काम चल सके। विदेशी होने की वजह से अंग्रेज भारतीय जनता से लगाव स्नेह की आशा नहीं रखते थे, अतः भारत पर नियंत्रण के लिए जन समर्थन की बजाय शक्ति का सहारा लिया गया। इसी क्रम में प्रशासनिक संरचना का निर्माण किया गया। इसी तरह कानून व्यवस्था की स्थापना कर अपने शासन को स्थायित्व देने के लिए और ब्रिटिश आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की गई, ताकि कोई भी अगर ब्रिटिशर्स का विरोध करे तो उन्हें किस तरह से कंट्रोल में लाया जाए, उन्हें किस तरह से कंट्रोल किया जाए, और ब्रिटिश आर्थिक हित वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उन्हें कैसे पूरा किया जाए। ठीक है, तो ये हमने देखी पृष्ठभूमि। अब आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिविल सेवा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भारत में सिविल सेवा का विकास किस तरह से हुआ, कैसे धीरे धीरे किस तरह से विकास हुआ इसका। तो वॉरेन हेस्टिंग्स से जब बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कर प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन स्थापित किया, तब कंपनी के व्यापारी प्रशासन की देखरेख कर रहे थे। मतलब स्टार्टिंग में जो प्रशासन की देखरेख था वो कौन कर रहा था? कंपनी के व्यापारी, जो लोग व्यापार करते थे, जो कंपनी को संभालते थे, वही लोग कंपनी के प्रशासन की देखरेख कर रहे थे। किस समय की बात हो रही है? जब वॉरेन हेस्टिंग्स थे, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की गई थी और प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन शुरू हुआ था, उस समय की बात की जा रही है। ठीक है, कंपनी के यह कर्मचारी निजी व्यापारिक लाभ के लिए प्रशासन की अवहेलना भी करते थे। अभी हमने देखा ना कि प्रशासन कौन संभालता था? कंपनी के व्यापारी, कंपनी के कर्मचारी। तो ये कर्मचारी निजी, क्योंकि कंपनी है, निजी कंपनी है, उसके जो उसमें काम करने वाले हैं वो भी अपना लाभ, क्योंकि हम देखते हैं ना पूंजीवाद और समाजवाद में मेनली अंतर यही रहता है ना कि पूंजीवाद जो है वो थोड़ा फोकस करता है आर्थिक लाभ पर और निजी लाभ पर। तो वही हमें यहाँ भी देखने को मिला। कंपनी के कर्मचारी जो थे निजी व्यापारिक लाभ के लिए प्रशासन की अवहेलना करते थे, प्रशासन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। अतः कॉर्नवालिस ने कंपनी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पूर्णकालिक प्रशासनिक वर्ग का सृजन किया, एक ऐसा वर्ग बनाया जो कि पूर्णकालिक प्रशासन का ही काम करे। क्योंकि इससे पहले जो कर्मचारी प्रशासन को देखते थे उनके ऊपर दो काम थे, एक तो वो व्यापार देखें, कंपनी को आर्थिक फायदा किस तरह से हुआ कैसे नहीं, वो चीज़ को देखें, और दूसरा प्रशासन को भी देखें। तो उसमें अहमियत वो किसे देते थे? प्रशासन को अहमियत नहीं देते थे, बल्कि जो व्यापारिक लाभ है, कंपनी को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते थे। तो प्रशासन का काम है वो थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाता था। तो इसीलिए कॉर्नवालिस ने क्या किया कि पूर्णकालिक प्रशासनिक वर्ग का सृजन किया और कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया। यानी कि ये कहा गया कि कंपनी के व्यापारी जो हैं वो निजी व्यापार नहीं कर सकते। कंपनी के साथ अगर वो जुड़े हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी के कोई अधिकारी हैं, तो निजी व्यापार नहीं करेंगे। कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि कंपनी के कर्मचारी ईमानदारी से तब तक कार्य नहीं करेंगे जब तक उन्हें पर्याप्त वैतनिक सुविधाएं न मिल जाएं। अतः कॉर्नवालिस ने एक सिविल सेवा का गठन किया। कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है भारत में। ठीक है, शुरुआत की गई थी तो सिविल सेवा का गठन किया और ज़िले के कलेक्टर का वेतन 1500 रुपये मासिक निर्धारित किया। यानी कि उन्हें ये लगा कि कंपनी में काम चल रहा है तो कंपनी के एक तो कंपनी में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी नौकरी फिक्स नहीं होगी, दूसरा कंपनी को जिस तरह से लाभ होगा उसी तरह से उसका वेतन भी होगा। तो एक ऐसा किया गया, एक जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया, सिविल सेवा का गठन किया, जिले का कलेक्टर एक नियुक्त किया, 1500 रुपये मासिक वेतन निर्धारित किया कि इतना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और कुल राजस्व वसूली का 1% कमीशन देने की बात कही।
तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि कॉर्नवालिस का ऐसा मानना था कि तब तक ईमानदारी से कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा जब तक पर्याप्त वैतनिक सुविधाएं ना मिल जाएं। पूरी तरह से कोई इंसान इस बात के लिए बेफिक्र ना हो जाए कि उसका वेतन उसको मिलेगा या नहीं, पूरा मिलेगा कि नहीं। तो इस तरह से सिविल सेवा का गठन भारत में हुआ। साथ ही कॉर्नवालिस ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए, जैसे कि अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की, सरकारी कर्मचारी के निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, अधिकारियों द्वारा उपहार आदि लेने पर रोक लगाई गई, वरिष्ठता के आधार पर तरक्की देने का प्रावधान लागू किया गया। तो ये चीज़ें हम आज भी देखते हैं कि सिविल सेवा को ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने के लिए ये चीज़ें आज भी लागू हैं। ठीक है, तो ये कॉर्नवालिस ने किया था ये सब। कॉर्नवालिस के समय से ही सिविल सेवा भारतीयों को प्रोत्साहित करने वाली रही। वह प्रत्येक भारतीय को भ्रष्ट मानता था, अतः उसने सिविल सेवा का यूरोपीयकरण किया। तो शुरुआत में सिविल सेवा का यूरोपीयकरण था, मतलब उसका मानना था कि हर एक भारतीय भ्रष्ट है, वो बस अपना फ़ायदा देखेगा। तो इसीलिए यूरोपीयकरण किया गया। जितने भी सिविल सेवक रखे गए वो यूरोपियन थे। ठीक है, यूरोपियन थे। सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। आगे चलकर लंदन में ही अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए हैलीबरी कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये भी याद रखिएगा, कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा की शुरुआत की थी, फिर सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कब की? 1800 में की। 1833 के अधिनियम की धारा 87 के अनुसार पहली बार नागरिक सेवा के लिए योग्यता को आधार माना गया। मतलब ये माना गया कि जो भी व्यक्ति योग्य होगा उसे ही नौकरी मिलेगी, उसी को यह पद मिलेगा। और 1853 के अधिनियम में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा करने की बात की गई, कि परीक्षा ली जाएगी। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि भारतीयों को भी इस परीक्षा में शामिल किया गया। ठीक है, कि खुली प्रतियोगिता होगी, ओपन कंपटीशन होगा, जो भी व्यक्ति लायक होगा उसे मिलेगी, चाहे वो भारतीय हो या फिर यूरोपीय हो। तो परीक्षा के आधार पर, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सिविल सेवा में नियुक्ति की शुरुआत 1853 के अधिनियम में की गई। अतः 1855 में डलहौजी के काल में सर्वप्रथम यह परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की गई। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने लायक है, सिविल सेवा में पराजित होने वाले सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। पराजित होने वाले नहीं, पहले भारतीय थे जिन्होंने इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था और इस परीक्षा में सफल भी हुए थे। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे और दूसरे 1869 में रमेश चंद्र दत्त थे। फिर आगे देखें तो लॉर्ड लिटन ने भारतीयों को सिविल सेवा से बाहर रखने के लिए 1878 में उम्र सीमा को घटाकर 19 वर्ष अधिकतम कर दिया। इन सिविल सेवाओं को अनुबंध सिविल सेवा भी कहते हैं। ठीक है, 1878 में उम्र सीमा ये 19 वर्ष कर दी गई थी अधिकतम, जिसका तात्पर्य था अधिकारी ब्रिटिश सेवा के लिए अनुबंधित किए जाते थे। लिटन ने एक वैधानिक सिविल सेवा की योजना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार प्रशासन के 1/6 पद उच्च कुल के भारतीयों से भरे जाने थे, किंतु ये योजना असफल रही। ठीक है, तो ये भी थोड़ा शुरू हुआ था, जातिवाद के आधार पर भी इसकी शुरू करने की कोशिश की गई थी कि उच्च कुल के भारतीय जो हैं वो कितने रहेंगे और बाकी लोग कितने रहेंगे, लेकिन ये योजना सफल नहीं हो पाई थी। फिर हम देखें 1919 का अधिनियम, तो इसके तहत एक लोक सेवा आयोग गठित करने की बात की गई। 1922 में भारत और लंदन में साथ साथ परीक्षा आयोजित की गई। हमने देखा ना, सबसे पहले जो परीक्षा आयोजित हुई थी वो लंदन में हुई थी और वहीं पर परीक्षा होती थी। कोई किसी भारतीय को भी अगर ये परीक्षा देनी है तो उसे लंदन जाना पड़ता था। लेकिन फिर क्या किया गया, 1922 में भारत में भी परीक्षा आयोजित की गई और लंदन में भी। फिर 1926 में हम देखते हैं लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन हुआ। कब हुआ? 1926 में हुआ। 1935 के अधिनियम के तहत इसे संघीय लोक सेवा आयोग कहा गया, जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका लोक सेवा आयोग को संघीय लोक सेवा आयोग कहा गया 1935 के अधिनियम के तहत। फिर नेक्स्ट हम अब देख लेते हैं मूल्यांकन। तो ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सिविल सेवा अत्यंत कुशल सिद्ध हुई। नीति निर्माण में सिविल सेवकों की भूमिका रही। ईमानदारी, कठिन परिश्रम और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की परंपरा और सरकार के प्रति निष्ठा का इनमें विकास हुआ। और आज भी हम देखते हैं लगभग सेम वही पैटर्न पर हम ये जो
सिविल सेवा का पैटर्न देखते हैं, लगभग सेम वही है जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आज भी ये जारी है। कुछ चेंज समय के अनुसार किए गए हैं इसमें, ताकि और पारदर्शी बन सके, और ज़्यादा जवाबदेह बन सके, और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन सके, और उत्तरदायी बन सके। इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन हम जो मेजर जो पैटर्न देखते हैं वो वही पैटर्न है जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। और ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही ये जो सिविल सेवा थी ये बहुत एलीट रूप में उभर कर सामने आई थी, क्योंकि बहुत एलीट लोग माने जाते थे ये। तो वही हम आज भी देखते हैं, समाज में एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि सिविल सेवकों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से, बहुत ही एलीट दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, तो ये हम ऐतिहासिक रूप से ही देख रहे हैं, मतलब जब से भारत में इसका विकास हुआ है तब से ही इसकी धारणा ये बनी हुई है, इसी पैटर्न पर ये चल रहा है। तो आज भी हम वही देखते हैं। तो अभी हमने जो गुण देखे, कौन कौन से गुण हैं? ईमानदारी, कठिन परिश्रम और स्वतंत्रता पूर्वक काम करना। इन्हीं गुणों के कारण औपनिवेशिक काल में सिविल सेवा ने ब्रिटिश हितों को पूरा किया। इसी संदर्भ में सिविल सेवा को ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती ढांचा कहा गया। आज यही सिविल सेवा अपने परिवर्तित स्वरूप के साथ लोक सेवा के रूप में एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करने में अपनी भूमिका निभा रही है। हाँ, ये बड़ा अंतर है कि ब्रिटिशर्स ने जो सिविल सेवा की शुरुआत की थी वो उनके फ़ायदे के लिए, उनके लाभ के लिए की थी, और आज जो सिविल सेवा काम कर रही है वो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कंप्लीट करने में, उसे पूर्ण करने में अपनी भूमिका निभा रही है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है सिविल सेवा के बारे में। ब्रिटिश काल में सिविल सेवा का किस प्रकार से विकास हुआ और क्या उसका परिणाम निकल कर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पुलिस सेवा। तो पुलिस सेवा में क्या है इसको भी देखते हैं। कॉर्नवालिस भारत में पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है। इसने जिले में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की और जिले को अनेक पुलिस चौकियों में बांटकर दरोगा की नियुक्ति की। तो हमने देखा था कॉर्नवालिस ने ही शुरुआत की थी भारत में सिविल सेवा की भी, और इसी तरह से हम देखते हैं जो पुलिस सेवा है वो भी कॉर्नवालिस के द्वारा ही शुरू की गई, तो इसलिए कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है। पुलिस क्षेत्र में क्या क्या शुरुआत की, तो जिले में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा, और जिले की अनेक पुलिस चौकियों में बांटकर दरोगा की नियुक्ति की थी। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 बना, जिसके तहत पुलिस को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए, जिसमें आशंका के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार भी शामिल था, और इसे ही हम मार्शल लॉ के नाम से भी जानते हैं, और जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और मार्शल लॉ के विरोध में ही जो हम जलियांवाला बाग हत्याकांड देखते हैं वो भी किस लिए किया गया था? मार्शल लॉ के विरोध में कई सारे लोग आए थे, और उसी समय पर वो हत्याकांड हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद और एक ऐतिहासिक याद बनकर वो रह गया है। तो ये भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 पुलिस को व्यापक अधिकार प्रदान करने के लिए लाया गया था। फिर आगे देखिए पुलिस सुधार में, तो कर्जन के काल में फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में एक पुलिस आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था के लिए पूरे अच्छे तरह से नियम कानून बनाए गए। 1902 में पुलिस आयोग जो कि फ्रेजर की अध्यक्षता में बनाया गया था, उसने इसकी सिफारिश की थी। तो गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत किसके काल में? कर्जन के काल में। तो पुलिस व्यवस्था कंप्लीट। अब देखते हैं सैन्य व्यवस्था। तो ब्रिटिश सैन्य संगठन दो रूपों में इसको हम देखते हैं। एक तो था ब्रिटिश सैनिक जिसमें होते थे, और दूसरे में भारतीय सैनिक। ब्रिटिश सैनिक जो होते थे उन्हें उच्च वेतन मिलता था, सुविधाएं मिलती थी, उच्च पद दिए जाते थे। वहीं भारतीय सैनिक जो होते थे ब्रिटिश सैन्य संगठन में, उनका वेतन निम्न था, निम्न सुविधाएं दी जाती थी, निम्न पद दिए जाते थे, और हम देखते हैं मेनली सूबेदार से ज़्यादा कोई पद नहीं दिया गया। ठीक है, तो जो सैन्य व्यवस्था थी इस तरह से डिवाइड की हुई थी कि ब्रिटिश सैनिक जो होंगे वो ऊंचे ऊंचे पदों पर होंगे, उनका वेतन भी अच्छा खासा होगा। भारतीय सैनिक वो उनका पद नीचा होगा, निम्न पद दिए जाएंगे, सूबेदार से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, और वेतन भी उन्हें कम दिया जाता था। आगे देखें तो भारत में ब्रिटिश भारतीय सेना का जनक मेजर स्टिंजर लॉरेंस को माना जाता है, जिसके 1748 में मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का गठन किया। किसकी बात करें? ब्रिटिश भारतीय सेना, ऐसी भारतीय सेना जो ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी। ठीक है, जो नियम कानून बनाकर। तो सबसे पहले 1748 में मद्रास में एक भारतीय सैनिकों की छोटी टुकड़ी का गठन किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इस ब्रिटिश सैन्य संगठन का उद्देश्य क्या था? तो ये देखते हैं, भारतीय शक्तियों को जीतना। जो सैनिक संगठन बनाया गया था स्टार्टिंग में, उसका उद्देश्य था भारतीय शक्तियों को जीतना। ये सबसे ज़्यादा मेन उद्देश्य था उनका। आंतरिक विद्रोह से ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित करना, मतलब भारतीयों को ही सैनिक बनाएंगे और भारतीयों के खिलाफ ही लड़वाएंगे उन्हें, है ना, भारतीयों के खिलाफ ही खड़ा करेंगे उन्हें।
तो ये कुछ स्ट्रैटेजी थी अपने वैश्विक राज्य की सुरक्षा करना, और इसके अलावा भी और बहुत से उद्देश्य थे। वो छोटी सी टुकड़ी जो बनाई गई थी उसके उद्देश्य बताए गए हैं। अब इसका मूल्यांकन करें तो क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में एक ऐसी सेना तैयार की जिसमें बहुसंख्यक भारतीय थे, फिर भी अंग्रेज़ों ने भारत की विजय की और लंबे समय तक शासन किया। मतलब ये एक आयरनी नहीं हो गई कि जो सेना थी, जिस सेना ने भारतीयों पर विजय की, मतलब जिस सेना ने भारत पर कब्जा किया, ब्रिटिश शासन स्थापित किया, वो सेना में भारतीय ही थे, ठीक है, आधे से ज़्यादा भारतीय थे, और फिर भी भारत की विजय की उन्होंने भारतीयों के जरिए और लंबे समय तक शासन किया। इसका कारण यह था कि आधुनिक राष्ट्रीयता का विकास नहीं हुआ था। तो साथ ही किसी सैनिक ने यह नहीं सोचा कि कंपनी की सेवा करके वह कोई भारत विरोधी कार्य कर रहा है, ठीक है। कंपनी की सेवा करके उनका यह था कि हमें नौकरी मिल गई है, कंपनी के लिए हम वफादार हैं और जैसा कंपनी कहेगी वैसा हमें करना है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम अपने देश के खिलाफ ही, अपने देशवासियों के खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं या उन्हीं को हम एक अंधेरे में झोंक रहे हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश शासन है उसके काल में हम झोंक रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक इस विचार से युक्त थे कि वे वेतन के बदले अपने कर्तव्य और वफादारी का पालन कर रहे हैं। उनका था हमें नौकरी मिली हुई है, एक नौकरी हमारी परमानेंट है, तो घर का पालन पोषण हम घर वालों का अच्छे से कर सकते हैं, और दूसरा क्योंकि हम वेतन ले रहे हैं तो हम अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहेंगे, निष्ठावान रहेंगे। और अगर ये फीलिंग आज हमें देखने को मिले तो सोचिए कितना अच्छा हो कि कोई वेतन के बदले अपना काम ईमानदारी से करने का सोचे। वो रॉन्ग वे में गया, लेकिन आज अगर ये भावना के साथ लोग काम करते हैं देश के लिए, देश के हित के लिए अगर ये भावना के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा हो। और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि हम लोग जो भी काम करेंगे वो हम इसी भावना के साथ करेंगे कि अगर हम देश से वेतन ले रहे हैं, अगर हम देश से वेतन नहीं भी ले रहे हैं तब भी देश के विरोध में कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि अपना काम जो भी कर रहे हैं उसको पूरे अपने निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाएंगे उसको। तो ये था सैन्य व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के बारे में। हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? धन की निकासी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। हमने सिविल सेवा के बारे में कंप्लीट देख लिया है, पुलिस सेवा के बारे में कंप्लीट देख लिया और सैन्य व्यवस्था को भी समझ लिया है। अब बारी आती है न्यायिक व्यवस्था की। तो न्यायिक व्यवस्था को हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि उद्देश्य देखेंगे क्या थे, विकास किस तरह से हुआ और विशेषताएं क्या थी इसका, और एंड में मूल्यांकन देखेंगे। विशेषताएं में हम दो चीज़ों पर मेन फोकस करेंगे, कानून का शासन और कानून के समक्ष समानता। तो चलिए ओवरव्यू देख लिया, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यायिक व्यवस्था थी उसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में भू संपत्ति और राजस्व की प्राप्ति के हितों में परिचालित होकर ब्रिटिश न्याय प्रणाली की स्थापना की गई। वस्तुतः वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली की स्थापना हुई थी। पुलिस व्यवस्था और सिविल सेवा किसने शुरू की थी? कॉर्नवालिस ने। न्यायिक व्यवस्था, न्याय प्रणाली की शुरुआत कब हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। तो ये चीज़ें याद रखने लायक है एग्जाम्स की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा, तो याद रखिएगा। अभी देखिए, हम क्योंकि ब्रिटिश काल में पढ़ रहे हैं, हम आज की न्यायिक व्यवस्था देखें तो उसके उद्देश्य कुछ और हैं, पुलिस व्यवस्था के उद्देश्य कुछ और हैं, नियम कुछ और हैं, तरीके कुछ और हैं। ऐसी सिविल सेवा देखते हैं तो कुछ और है उसका मतलब, कल्याणकारी राज्य के लिए काम करना। लेकिन ये चीज़ मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं इसको, ब्रिटिश शासन के कॉन्टेक्स्ट में। ब्रिटिश शासन जो भारत में था उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों का जो विकास हुआ था वो किस तरह से हुआ था कि उनका लाभ हो, उन्हें किस तरह से फ़ायदा पहुँचाए, इसीलिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। चाहे हम सिविल सेवा को देखते हैं इसीलिए शुरुआत की गई थी, पुलिस सेवा देखते हैं तो उन्हीं के किस तरह से उनका जो शासन है उसकी सुरक्षा हो सके, कैसे और ज़्यादा वो कब्जा कर सकें और ज़्यादा क्षेत्र पर, इसलिए ब्रिटिश और सैन्य व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसी तरह हम न्यायिक व्यवस्था देखते हैं तो इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य भी यही था जो उनकी उद्देश्यों को जो फुलफिल करता था कि भारत में भू संपत्ति और राजस्व की प्राप्ति जो हो रही है उसके हितों में परिचालित होकर ब्रिटिश न्याय प्रणाली की स्थापना की गई। मतलब न्याय प्रणाली ऐसी हो जो ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से सर्व करे। विकास के बारे में बात करें, किस तरह से विकास हुआ न्याय प्रणाली का, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली के तहत प्रत्येक जिले में एक दीवानी और फौजदारी अदालत स्थापित की गई, जहां न्याय का कार्य जिले के प्रमुख को सौंपा गया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया, प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई। ठीक है, दीवानी अदालतों में हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून लागू होते थे। मतलब आज जो हम देखते हैं ना
यूनिफॉर्म सिविल कोड ये तब नहीं था। हालांकि आज हमारे यहाँ भी मुस्लिम लॉ अलग है, मतलब मुस्लिम्स लोग अपना जो कानून है मुस्लिम्स का वो अलग फॉलो करते हैं, लेकिन बाकी सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना। हिंदू कानून कोई अलग नहीं है अब। लेकिन पहले क्या था, दीवानी अदालतें जो थी वहाँ पर हिंदुओं के लिए हिंदू कानून लागू होता था, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून लागू होता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी अंग्रेज और भारतीय आते थे। यदि किसी मामले में दोनों पक्ष सहमत हों तो कलकत्ता से बाहर मुकदमे की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती थी। फिर आगे देखें तो कॉर्नवालिस के समय कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ। शुरुआत जो न्यायिक प्रणाली की हुई वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की, लेकिन कॉर्नवालिस का समय आता है फिर, तो उस समय पर न्यायिक प्रणाली में सुधार किया कुछ कॉर्नवालिस ने और कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, जिसके तहत प्रशासन और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया। हमने देखा ही था ना कि प्रशासन की शुरुआत, जो सिविल सेवा की शुरुआत है प्रशासनिक सुविधा के लिए, किसने की थी? कॉर्नवालिस ने। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, प्रशासन और न्याय प्रशासन दोनों को अलग कर दिया और जिला अधिकारी को केवल राजस्व संबंधी मामलों में अधिकार दिया गया। न्याय के लिए जिला जज की नियुक्ति की गई, जो हम आज भी देखते हैं। प्रशासन का मामला कौन देखता है? कलेक्टर, जिला अधिकारी। और जो न्याय व्यवस्था जो है, प्रशासन जिला स्तर पर प्रशासन जिला अधिकारी यानी कि कलेक्टर देखता है और न्याय प्रशासन कौन देखता है? वो जिला जज होता है। तो ये हम कहाँ से देखते हैं? ये विकास जो हम आज देख रहे हैं ये कॉर्नवालिस के समय हुआ था, जिसे कहा गया था कॉर्नवालिस कोड। याद रखिएगा, कॉर्नवालिस के समय फौजदार मामलों में पश्चिमी अवधारणा को लागू किया गया, जिसके तहत हत्या के मामले में निर्णय हत्यारे की भावना के आधार पर करने की बात की गई। पहले अस्त्र शस्त्र के आधार पर निर्णय किया जाता था। मतलब ये थोड़ा सा मानवीय चीज़ लेकर आई गई इसमें कि पहले क्या था, जब हम पहले की न्याय व्यवस्था को देखते हैं तो अस्त्र शस्त्र के आधार पर कि कैसा शस्त्र इस्तेमाल किया है, किस तरह से किसी हत्यारे ने खून किया है, उसके हिसाब से उसे सज़ा दी जाएगी। बाद में ये उसमें चेंज लाया गया कि हत्या के मामले में इस प्रकार से कोई भी निर्णय लिया जाएगा कि हत्यारे की भावना क्या थी, किसी भी व्यक्ति को मारने के पीछे की उसकी भावना क्या थी, ठीक है, उसके आधार पर उसे सज़ा दी जाए। तो ये सब शुरुआत की गई कॉर्नवालिस के समय में। इसी तरह मृतक के अभिभावक की इच्छा से क्षमा करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और कानून की सर्वोच्चता स्थापित की गई। मतलब ऐसा अगर है कि किसी व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया है, मार दिया है किसी को, तो जिस व्यक्ति को मारा है अगर उसके घर वाले, उसके अभिभावक माफ़ कर देते हैं उस व्यक्ति को, तो उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। यानी कि हत्यारे को अगर मृतक के घर वाले माफ़ कर देते हैं तो उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये वाली एक चीज़ को ख़त्म कर दिया गया और ये कहा गया कि ये न्यायिक नहीं है ना। अगर कोई व्यक्ति क्षमा कर रहा है तो वो किसी दबाव में भी क्षमा कर सकता है या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये इससे क्या होगा, हत्याओं को बढ़ावा इस तरह से मिलता है ना कि कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि क्षमा कर दिए जाएंगे तो कोई सज़ा नहीं मिलेगी, तो हम कोई भी अपराध कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको समाप्त किया गया और कानून की सर्वोच्चता स्थापित की गई। कॉर्नवालिस को अपने न्यायिक सुधारों में विलियम जोन्स का सहयोग मिला। तो कॉर्नवालिस ने काफ़ी प्रशासनिक क्षेत्र में काफ़ी चेंज किए थे। हमने देखा है, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, सिविल सेवा में भी, पुलिस में, और अभी हम देख रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था तो लागू नहीं की थी, लेकिन न्याय प्रशासन में बहुत सारे सुधार कॉर्नवालिस ने किए थे। फिर अब कॉर्नवालिस के बाद हम आते हैं गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के काल में। तो बेंटिक के काल में न्यायिक सुधारों पर इंग्लैंड की उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी क्रम में बेंटिक ने दंड विधान की कठोरता कम की और कोड़े मारने की सज़ा समाप्त की। यानी कि न्यायिक व्यवस्था को और ज़्यादा मानवीय बनाया गया कि दंड विधान जो था कि इस तरह की आँख के बदले आँख वाला जो होता है ना, इस तरह का कुछ था दंड विधान कि दंड किसी को दिया जाएगा, अगर किसी ने किसी की आँख फोड़ी है तो उसकी भी आँख फोड़ लो। जस्ट एक एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये दंड विधान की जो कठोरता थी वो उसको कम किया गया और आज तो हम देखते हैं कठोरता और भी कम हो गई है कि आज मृत्यु दंड जो है उसके बारे में बहुत डिबेट चलता रहता है कि मृत्यु दंड दिया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन लेने का अधिकार किसी को नहीं है। तो इतना ज़्यादा तो नरम नहीं हुआ था उस समय पर न्यायिक प्रशासन, लेकिन काफ़ी कठोरता कम की गई थी बेंटिक के काल में। और इसके साथ में कोड़े मारने की सज़ा ये समाप्त कर दी गई थी। पहले था कि कोड़े मारे जाते थे, ठीक है, तो ये सज़ा भी समाप्त कर दी गई। उपयोगितावादी विचार क्या होता है, हमने यहाँ पर हम एक वर्ड देखा है हमने कि इंग्लैंड की उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव था।
तो थोड़ा पॉलिटिकल साइंस में चला जाएगा, हम इसको ज़्यादा देखें तो एक शब्द में इसको बस समझा दूँ आपको। उपयोगितावादी विचारधारा के अनुसार इसका एक कोर जो बेसिक है इसका वो क्या है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है, मतलब उसको हम एक न्यायिक व्यवस्था कहेंगे, एक अच्छी न्यायिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सुख हो। ठीक है, इसमें सुख की क्वांटिटी पर ध्यान दिया जाता है कि ज़्यादा लोग खुश हैं किसी देश में कहीं पर तो वो फिर न्यायिक व्यवस्था, वहाँ पर न्याय अच्छा है। तो उपयोगितावादी विचारधारा जहाँ भी देखने को मिले तो आप ये लाइन ज़रूर याद रखिएगा, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है, वस्तुतः उपयोगितावादी विचार बेंथम और मिल के इस विचार से प्रभावित था कि अपराधियों को सज़ा सुधारने के लिए दी जानी चाहिए, बदला लेने के लिए नहीं। तो न्यायिक व्यवस्था में हम उपयोगितावादी विचार को देखते हैं तो ये विचार है इसमें कि अपराधियों को जो भी सज़ा दी जा रही है वो इसलिए दी जाए ताकि वो सुधार हो उनमें। ठीक है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और उनमें सुधार हो, दोबारा वो गलती ना करें, इसलिए नहीं कि बदला लेना है कोई। ठीक है, तो इसी विचार को ध्यान में रखते हुए बेंटिक के काल में क्या हुआ कि काफ़ी सुधार किए गए, कठोरता को कम किया गया। विलियम बेंटिक ने लोगों के आवागमन की असुविधा को दूर करने के लिए इलाहाबाद में भी सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना की। मतलब कि दूर दूर कोर्ट्स में जाना पड़ता है ना, तो लोग नहीं जाते हैं कि काफ़ी दूर है, हमें दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है कोर्ट के पास। अगर हमें जाना है कुछ मामला लेकर, न्याय के लिए जाना है, न्याय की मांग करने जाना है, दूसरे स्टेट में जाना है या काफ़ी दूर जाना है, एक दो स्टेट के बाद जाना है, तो ऐसे में क्या होता है, लोग आलस करते हैं कि चलो नहीं जाते, कोई बात नहीं, न्याय नहीं मिल रहा तो इतनी दूर नहीं। तो ये जो असुविधा थी ना आवागमन की, इसको दूर करने के लिए बेंटिक ने इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना की और न्यायालयों में स्थानीय भाषा के प्रयोग की अनुमति दी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट विकास था न्यायिक व्यवस्था का, जिसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग करने की अनुमति दी गई। उसने मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया और इसके माध्यम से कानून का संहिताकरण किया गया। मतलब कानूनी कोड बनाया गया, अच्छे से एक प्रोसीजर बनाया गया। जैसे हम आईपीसी इंडियन पीनल कोड देखते हैं या फिर सीआरपीसी देखते हैं, तो इसी तरह से कानून का संहिताकरण किया गया मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग ने। और इसी आयोग ने आईपीसी का निर्माण करके दिया था। आईपीसी जो लागू हुआ है ना, इंडियन पीनल कोड, वो उसी समय बनाई गई थी। फिर आगे न्यायिक व्यवस्था के बारे में देखें तो 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत पुराने सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो हम देखते हैं 1861 में हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई थी, सबसे पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। अब हमने जब इंट्रो देखा था ना न्यायिक व्यवस्था को, तो हमने देखा था हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो विशेषताएं हमने देखी थी, जिनमें दो विशेषताएं थी, कानून का शासन और कानून के समक्ष समानता। तो क्या क्या है ये? कानून के शासन से तात्पर्य है कि शासन और प्रशासन का संचालन किसी व्यक्ति की इच्छा से संचालित न होकर विधि से संचालित होगा। मतलब कि जो विधि है, जो कानून है, जो नियम है, उनके अनुसार चलेगा कानून का शासन, न कि किसी व्यक्ति की इच्छा पर। वस्तुतः कानून के शासन के अंतर्गत प्रजा के अधिकारों की व्याख्या होती है, जहाँ व्यक्ति की सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी होती है। किंतु व्यावहारिक रूप से भारत में यह अवधारणा लागू नहीं थी, क्योंकि कानून का निर्माण भारतीय जनता द्वारा नहीं बल्कि विदेशी शासकों के द्वारा हो रहा था और अंग्रेज़ों की इच्छा ही कानून थी। इस तरह भारत में कानून का शासन भी औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत था। अब कानून के समक्ष समानता की क्या स्थिति थी? तो इसका अर्थ है कानून के समक्ष सभी मनुष्य समान होते हैं, धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। किंतु व्यावहारिक रूप में यह अवधारणा भी लागू नहीं थी, क्योंकि यूरोपियों के लिए अलग से अदालत मौजूद थी। ठीक है, तो हम ये जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, कानून का शासन और कानून के समक्ष समानता, ये उस समय पर नहीं थी। वस्तुतः न्यायिक प्रणाली में भी रंगभेद मौजूद था, जो रिपन के काल में इल्बर्ट बिल के माध्यम से उजागर हुआ। इल्बर्ट बिल के तहत भारतीयों को भी यूरोपियों का मुकदमा सुनने का अधिकार दिया गया, किंतु अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया, जिसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो न्यायिक प्रणाली जो थी उसमें अदालतें तो अलग अलग थी ही, मतलब भारतीयों के लिए अलग, यूरोपियों के लिए अलग, और साथ में रंग भेद जो था वो भी उस टाइम पर था। इस विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने इल्बर्ट बिल वापस ले लिया, जो न्यायिक व्यवस्था में रंग भेद को सूचित करता है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली इस दृष्टि से भी भेदभावपूर्ण थी कि वह महंगी और विलंबकारी थी तथा सामान्य जन की पहुंच से बहुत दूर थी। वस्तुतः अपील की अंतिम अदालत इंग्लैंड में मौजूद प्रिवी काउंसिल थी।
लास्ट में मूल्यांकन बताया गया है कि ब्रिटिशर्स ने एक अच्छी न्यायिक प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वही हम देखते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था, अपना फ़ायदा करना, अपना लाभ पूरा करना। तो इसीलिए उन्होंने जो भी न्यायिक प्रणाली स्थापित की, हम आज भी उसको फॉलो करते हैं किसी न किसी रूप में, थोड़े अलग रूप में, लेकिन उस समय पर जो थी वो भेदभावपूर्ण थी। ठीक है, कई दृष्टि से भेदभावपूर्ण थी, जैसे कि महंगी थी, विलम्बकारी थी, सामान्य लोगों की पहुंच से दूर थी। और साथ में हमने देखा भी कि अपील जो हम आज करते हैं ना, अपील की सर्वोच्च अदालत कौन है? हमारी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उस समय पर जो अंतिम अदालत थी अपील की, वो इंग्लैंड में मौजूद थी, जिसे कहा जाता था प्रिवी काउंसिल। तो इंग्लैंड में हर एक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता था। ठीक है, तो इसीलिए न्यायिक प्रणाली जो थी काफ़ी हद तक वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थी, ब्रिटिशर्स की तरफ उनका झुकाव था। और सिर्फ न्यायिक प्रणाली ही नहीं, हमने जितना भी देखा उस सभी में यही निष्कर्ष निकल कर आया कि उस समय पर ब्रिटिशर्स ने जो भी चीज़ें शुरू की वो एक सुधार के रूप में, अगर हम पॉजिटिव उसका साइड देखें तो सुधार के रूप में है। भारत ने उससे काफ़ी कुछ सीखा, व्यवस्था सीखी भारत ने किस तरह से चलाई जाती है, प्रशासन में, पुलिस में किस तरह से ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है, कैसे उसको चलाया जा सकता है, सिविल सेवा के बारे में हमने जाना, इसी के साथ में न्यायिक प्रणाली के बारे में जाना। लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट देखते हैं तो उस समय पर फ़ायदा हमें उनसे नहीं था ज़्यादा, हमने सिर्फ उन चीज़ों को सीखा। ठीक है, और हमें उससे कोई लाभ नहीं मिला, लाभ ब्रिटिशर्स को था, क्योंकि उन्हीं का अधिकार था, उन्हीं का शासन था, और उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ही अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को यूज़ किया, चीज़ों को शुरुआत की। तो इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। हमने सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, धन की निकासी के बारे में हो, चाहे वो सिविल सेवा के बारे में, पुलिस के बारे में, न्यायिक प्रणाली के बारे में, जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था थी ब्रिटिशर्स के काल में, वो सब हमने देखी है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा, या फिर PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ों को कहीं नोट कर लीजिएगा और सारी चीज़ों को अच्छे से टाइम पर रिवाइज़ करते रहिएगा। तो सारा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। इतिहास की जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसकी समझ बनाने के लिए भी और चीज़ों को याद रखने के लिए भी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। तो इसी के साथ हम आज ये ख़त्म करते हैं। लेक्चर आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, लंबा चलता है लेकिन सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं इसको यहीं पर। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा किया अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं तो, क्योंकि आधे अधूरे पर छोड़ देने से ना हमारी जो नॉलेज होती है वो भी आधी अधूरी रह जाती है, क्योंकि हो सकता है लास्ट में कुछ और अच्छा देखने को मिले जो शायद हमने ना पढ़ा हो कहीं पर, या हमें कहीं ना पढ़ने को मिले। तो इसीलिए पूरा देखना चाहिए, सभी वीडियोज़ को कंप्लीट देखा कीजिए। आई होप ये भी आपने देखी होगी, मेरे साथ यहाँ तक पहुँचे होंगे। अगर नहीं थके होंगे तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।